सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये पास पेपर 2017 है, एनईटी पास पेपर 2017 मैथमेटिक्स। तो वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर जो है वो 4 इज़। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है एमसीक्यूज़। तो अगर आपको मालूम हो तो देखें, इसका फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करें आप, यहाँ पर तो देखें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ दी हुई है माइनस के साथ ना। तो आप क्या करें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, सही है। और इस वाली चीज़ को अब लें यहाँ पर, और क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लें यहाँ इन दोनों से ना। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा और होल पावर क्या है 4। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो ये 1 माइनस ऐसे लिखा और इसकी वैल्यू क्या आई है -1 और होल पावर है 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, आई थिंक 16 हो जाएगी ये। हाँ, और बिल्कुल सही, 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से सॉल्यूशन हुआ कि फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो -1 हो गया, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। और ये इस वजह से किया क्योंकि हम इस चीज़ को जो है वो एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और हम एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया जैसा कि लिया, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यही वाली वैल्यू मैंने क्या है, ये इक्वल है -1 के, तो -1 यहाँ मैंने पुट कर दिया। तो ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4। लेकिन आमतौर पे अब क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक स्टेप जो है वो शो करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ी सी देर लग रही है। लेकिन इंशाल्लाह अदरवाइज़ जब आप एग्ज़ाम्स में बैठे हुए होंगे या आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपको देर नहीं लगेगी। तो अब सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 देन द रिमाइंडर इज। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, इस इक्वेशन को पहले जो है ना वो सिंप्लीफाई मतलब लिख लें अच्छे से, एक्स क्यूब, सही है। अच्छा देखें, एक्स क्यूब के पीछे एक्स स्क्वायर आना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है 0x स्क्वायर होगा प्लस 3x और -2, सही है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो है ना, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ ना वैसे आप लोगों ने काम करना है। आप लोगों ने क्या करना है, हमें किस चीज़ से डिवाइड करना है, x+2 से ना। तो ये जो +2 है ये -2 कर दें आप, यानी इसकी साइन चेंज कर देनी है आपने। अगर यहाँ x+3 होगा तो -3 कर देंगे, x-3 होगा यहाँ x-2 को तो पॉजिटिव कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, सही है। और अब इनके जो है ना ये कांस्टेंट लिख देने, यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 है, 1 लिख दिया, ये 0 है, ये 3 है और ये -2 है, तो ये डैश डाल दी मैंने। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने करना ये है कि यहाँ जो है वो 1 लिख देना है, सही है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2 को और 1 से, तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा ना आंसर आपका। तो -2 आ गया। अब इनको ऐड कर दें, ये मतलब ये वाली चीज़ को ऐड कर दें, तो 0 -2 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करें हम, देखिए जस्ट क्या करना है, आप लोगों को कांस्टेंट लिख लेने हैं 1 1 0 3 -2 सीक्वेंस के साथ लिखने हैं। एक्स क्यूब के पीछे एक्स स्क्वायर के पीछे एक्स और फिर कांस्टेंट नंबर। तो मैंने कांस्टेंट लिख लिए। फिर मैंने क्या करना है कि ये वाला कुछ भी नहीं है, मैंने क्या करना है कि ये 1 जो है वो यहाँ पे उतार दूँगा मैं, सही नीचे, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आ जाएगा जो कि मैं यहाँ लिखूँगा। और देन इन दोनों को ऐड करूँगा, 0 -2 क्या आएगा -2, फिर -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस का 4, सही है। फिर इन दोनों को ऐड करो, देखो इन चीज़ों को तो आपने ऐड करना होता है, जो रिज़ल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है उसके साथ। तो 3 + 4 7, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14, इन दोनों को ऐड कर लो तो -16 आया ना आपका, ये आपका आंसर है -16, ये देख लें -16। अगेन कांस्टेंट आप लोगों ने लिख लिए, सही है। पहले वाले नंबर में पहला वाला जो कांस्टेंट नंबर है यानी कोफिशिएंट है उसको आप जस्ट आप उतार लें, सिंपल। और फिर इस नंबर को जिससे डिवाइड करना है उसकी साइन चेंज करके लिख दें, उससे
मल्टीप्लाई कर दें इस चीज़ को, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 यहाँ लिख दिया और फिर इनको ऐड कर लिया। जो रिज़ल्ट आया उसको फिर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, प्लस कर लिया, इन दोनों को सम कर लिया, जो रिज़ल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया, फिर सम कर लिया और फाइनल आपका आंसर आ गया। अच्छा, थर्ड MCQs है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देखें, जिस स्टूडेंट का बहुत अच्छा है ना तो वो बहुत जल्दी ले लेगा। तो अब अगर आपको पता हो तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको मैं आपको एक दफ़ा रूल जो है ना वो दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ln का डेरिवेटिव होता है कि 1/ln x पे जब डेरिवेटिव लगता है ना तो इसका आंसर आता है 1/x। तो इसका क्या आएगा 1/5x + 2। सही है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है, क्योंकि ln का जो फंक्शन है ना उस पर भी डेरिवेटिव लगता है। देखें यहाँ पे भी लगा था, x का डेरिवेटिव 1 हो गया था, जो कि हम लिखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन कुछ और है। फंक्शन ये होता है, देखें x ये होता है फंक्शन 5x + 2। ln x पे जब डेरिवेटिव लगा तो 1/x हो गया, फंक्शन पे लगा x का डेरिवेटिव 1, तो हमने 1/x ही आंसर आया। लेकिन यहाँ क्या है, ln 5x + 2 पे जब लगा डेरिवेटिव 1/5x + 2 हो गया, और फंक्शन पे जब लगा 5x + 2 पे, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 5/5x + 2 आपका आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सी। गाइज़ मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी लेके चलूँ, समझा रहा होता हूँ ना तो इस एक एक स्टेप को डिस्कस कर रहा होता हूँ, थोड़ी सी देर लग जाती है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी मैं इम्प्रूव करूँगा अपनी एबिलिटी को। तो ये है cos x × cosec x + sin x × sec x। इसको सिंप्लीफाई करना है, और इतना सिंप्लीफाई करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे पहले उतार के आपको शो करता हूँ कि मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा इसको। cos x तो मैंने ऐसे लिखा, cosec x होता है sin x, ये देख लेना, cosec x होता है 1/sin x, और sec x होता है 1/cos x। तो प्लस डाला, sin x डाला मैंने, sec x क्या किसके इक्वल होता है 1/cos x। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा cos² x + sin² x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। cos² + sin² किसके इक्वल होते हैं 1 के, तो sin x cos x। देखें अभी भी मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ तो कोई इसमें से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, मुझे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको अभी बताया था 1/sin x किसके, अब इसको जो इस तरह लिख लेना, 1/sin x किसके इक्वल है cosec x के, लिख लिया, सही है। और 1/cos x किसके इक्वल है sec x के। तो ऑप्शन मैच करें, हो रहा है कोई cosec x sec x, ऑप्शन सी हो गया आपका। देखें 1/sin x किसके इक्वल था cosec x के, 1/cos x किसके इक्वल था sec x के, तो ऑप्शन सी मैच हो गया। देखिए आप खुद जो है ना वो करते रहा करें, आप किसी चीज़ को शुरू हो जाएं करते रहें, इंशाल्लाह आपका आंसर फाइनल आंसर आ ही जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन देखें एंड हो गया। और इतने ज़्यादा मुश्किल MCQs नहीं दिए जाते, MCQs वही दिए जाते हैं जो स्टूडेंट सॉल्व कर सकें। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात की जा रही है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ना। तो ये मैंने पूरा चैप्टर भी डिस्कस किया, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद रख लें बस। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है आपको, उसका रूट ले लें बस, x² + y² + 2gx + 2fy + c, बस इसका रूट ले लें। पॉइंट दी, अभी ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 5,1 टू द सर्कल, इक्वेशन दी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट रूट लिखूँगा, x² की जगह 5 का स्क्वायर कर दूँगा 5, क्योंकि x पॉइंट दिए में ना, ये 5 जो है वो x की जगह पुट होगा, 1 जो है y की जगह पुट होगा। 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस डाला मैंने 6 × ये 5 -4 × 1 -3। आंसर क्या है आपके सामने, आंसर आया है 7। तो ये आपने 7। अच्छा, ये इक्वेशन अगर मैंने आपको 2gx की फॉर्म में बताई है, और ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, यानी सिंप्लीफाई करके दी हुई है, समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। तो आपने x और y की जगह वैल्यूज़ डालनी है और रूट ले लेना है बस। और अगर MCQs आ जाए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताओ, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। और बहुत ज़बरदस्त MCQs अब ये वाला है जिसमें जो है ना स्टूडेंट टाइम लगा देते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है।
तो ये सीख लें स्टूडेंट्स। इफ़ P एक पॉइंट है P, इफ़ द मिड पॉइंट एट A एंड B, B वो पॉइंट है जो A और B के मिड पॉइंट है। मतलब ये है कि A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, ये P पॉइंट आया। मतलब एक लाइन है, सही है स्टूडेंट्स, और हमें A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, और आपके सेंटर में है P पॉइंट। तो क्या कहा जा रहा है, इफ़ P पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट एट A, यानी मिड पॉइंट है A का एंड B का, B के भी मिड में, A के भी मिड में, देन कोऑर्डिनेट ऑफ B आर। अब B के कोऑर्डिनेट बताओ, क्योंकि P के भी गिवन हैं, A के भी गिवन है, B के बताओ। अगर ऐसी कंडीशन है तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ना, इस वक्त सेंटर वाला पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। सही है, समझ में आ गए स्टूडेंट्स आपको। अब आपने जस्ट जो पॉइंट भी गिवन है, यानी लेफ़्ट वाला या राइट वाला, उस पॉइंट को माइनस करवा दें। कैसे, इस 2 को A के फर्स्ट पॉइंट से माइनस करवा दूंगा मैं, तो होगा ये, अच्छा ये इस तरह से होगा P माइनस A, मतलब पहले P का पॉइंट लिखूंगा, फिर A के माइनस डाल के A का पॉइंट लिखूंगा। तो P का पॉइंट क्या है 2, माइनस A का पॉइंट क्या है 2, 0 आ गया, यानी X पहला पॉइंट है 0, 0 बन गया। सही है, अब Y वाला पॉइंट मालूम करना है, 4 लिखूंगा, माइनस डाला, A का पॉइंट लिखा 5, 4 माइनस 5 -1, तो ये आपका ऑप्शन बी आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसका एक और मेथड भी है, वो ज़्यादा इजी है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन ये वाला मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपके A और B के मिड में है, ये C और D भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, तो मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है तो उसका आपने डबल कर लेना है। डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैंने यही किया, 2 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, डबल कर लिया। अब लेफ़्ट वाला या राइट वाला एक पॉइंट गिवन होगा आपको, वो वाला पॉइंट आपने सेंटर वाले पॉइंट से माइनस कर देना है। सेंटर वाला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया ना, डबल जो आपने किया है, तो सेंटर वाला पॉइंट था 2,4, 2 लिखा मैंने, माइनस डाला, A का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो है वो X क्या है, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, 2 - 2 0 हो गया। P का सेकंड पॉइंट लिखा 4, माइनस डाला, A का सेकंड पॉइंट 5, 4 - 5 = -1, तो ये 0,-1 ऑप्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे है सॉल्व द डिफरेंशिएट इक्वेशन, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक ना लॉजिक आपको बताऊंगा जब मैं सॉल्व कर लूँगा। अब मैं ऐसी चीज़ जो है ना वो इक्वेशन उतार लेता हूँ, dy/dx और xy। देखें, अरेंज कर लें, y को y की तरफ ले जाएं, x को x की तरफ कर लें, तो dy/y हो जाएगा, क्योंकि y, ये वाला y क्या है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल का रूल क्या कहता है, दूसरी लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, और यहाँ x बचा, मल्टीप्लाई बाय dx हो गया ये। अब डिफरेंशिएट करने का कह रहा है ना, ये कह रहा है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अभी काम आपको लंबा करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होगा। मैं तो आपको जो है ना स्टेप्स शो कर रहा हूँ। 1/y, याद आया कि पहले ही आपको मैंने अभी बताया कि अगर ln पे मैं डेरिवेटिव लूँ d/dx ln x, तो आता है 1/x, तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव का अपोजिट है, तो 1/x का आंसर क्या आएगा, ln x। 1/y का आंसर क्या आएगा, ln y लिख दिया। x पे इंटीग्रेशन लगाएं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, सही, मल्टीप्लाई का साइन है। x पे इंटीग्रेशन लगाएं तो क्या आएगा, x²/2, क्यों x का डेरिवेटिव क्या मौजूद है यहाँ पर, पहले ये चेक करें, यस मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, 1 हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन है, तो पावर x की पावर क्या है, 1 है ना। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड कर दो, यानी 1 + 1 2 हो गया, और डिवाइड बाई वही चीज़ लिख दो 2, प्लस c लगा दो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और लॉजिक बताऊँ, अभी तो आपका आंसर हो गया मैच, ऑप्शन ए आपका आंसर है, लेकिन इसमें NAD वाले ये घुमा देते हैं। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सही है, हाँ
बोथ साइड। तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। ln क्या कहता है, ln के साथ कोई नंबर लिखा हुआ हो ना अगर, यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो ln के साथ, तो ln क्या पावर बना देता है, ln वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचा। और ये 2c अगेन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी प्लस c लिखूँगा मैं इसको। देखो कांस्टेंट के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आया, कांस्टेंट ही रहा ना, तो c ln वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। बस ये इन्होंने चेंज कर दिया। NAD वाले क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन हटा के ये वाला डाल देंगे। स्टूडेंट कंफ्यूज, यहीं तक सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा, मैच ही नहीं हो रहा आंसर। तो याद रखें ये वाली फॉर्म भी बन सकती है। 2 को क्या किया इसने, ln ने पावर बना दिया, ln का रूल है यार भाइयों। MCQ नंबर 8 है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। डेटा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी वजह से मैं। एंगल दिया हुआ है 140। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर याद आया हो आपको, लेंथ का मतलब है आपको एस निकालना है, यानी आर्क लेंथ। ये सर्कल है ना, सर्कल का ये हो गया रेडियस, और ये वाला है थीटा, सही है। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये है डिस्टेंस, आर्क लेंथ कहलाती है ये, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बोलूँ या सिंपल लेंथ बोलूँ, बात एक ही है। तो आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। थीटा को इसमें रेडियन में पुट करते हैं, थीटा इन रेडियंस, याद रखिएगा ये एंगल में दिया हुआ है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या करूँगा, 140 मल्टीप्लाई बाय ये देख लें आप, मैं आपको ना ये रेडियन में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, एंगल को, सही है। ये एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया है, ये मैंने आंसर निकाल लिया। 21.98 आ रहा है। कोई क्लोज है इसके, क्लोज ऑप्शन है इसके, 21.98 आ रहा है आंसर, 21.98। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर ना। ऑप्शन कोई क्लोज है, 22 वाला क्लोज है, 22 पे क्लिक कर दूंगा। देखें यही होशियारी खेलनी होगी कि NAD में अगर कोई ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप क्लोज ऑप्शन देखें। 11 क्लोज नहीं है भाई, 3.14 क्लोज नहीं है, 33 क्लोज नहीं है, इसके 21.98, 22 क्लोज है। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन, यानी अरेंजमेंट वाला, सही है। तो चैप्टर से आई थिंक सेमी नहीं है, फर्स्ट ईयर बुक का ना। तो हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आप सबसे क्या करें, आप सबसे पहले वर्ड को काउंट करें, कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल आंसर होगा आपका। अगर ये 8 फैक्टोरियल यहाँ दिया हो तो मैं क्लिक कर देता। अब मैं क्या करूँगा, 8 कैलकुलेटर से निकालूंगा, क्योंकि NAD में कैलकुलेटर तो अलाउ है। 40320 ऑप्शन ए, सही है। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट कर लिया मैंने और फैक्टोरियल लगा दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़, अगर ये वर्ड रिपीट हो रहे हो तो क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड ले लेता हूँ WOOD, वुड। इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, 1 2 3 4 फैक्टोरियल लिख दिया। आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल सर आंसर है, गलत। आपका आंसर हो गया गलत, क्यों, ओ 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड भी तो करो, तब आंसर आएगा। इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, आप चाहे चेक कर लो, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा होगा, ओ देखे 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, अगर ओ 3 दफ़ा रिपीट हो रहा होगा तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आया स्टूडेंट्स। इस तरह के एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट के तौर पे NEEDED, सही है। 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3। E 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय D 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन MCQ नंबर 10 है आपका, द एरिया बाउंडेड बाय। अच्छा देखिए, एरिया मालूम करना होता है तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन करनी है परफॉर्म यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन, सही, इंटीग्रेशन ले लिया और dx यहाँ पे लिख लेना है यार, अब जगह नहीं बची। तो
एरिया अंडर द कर्व वाले वो एक्सरसाइज से ये आया आपका MCQs। तो 1/4 तो मैंने बाहर निकाल दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ 4 ऐसी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा x। याद आ रहा है ना आपको यार, किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है 4x। जैसे 4 है तो 4x, 5 होगा तो 5x, सही है। तो कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन के साथ जो है, कांस्टेंट नंबर के साथ बस डायरेक्ट x लिख दो यार, कुछ नहीं दिया होगा तो x लिख दो। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेट भी तो दिए हुए ना, ऑर्डिनेट्स भी तो दिए हुए, x = 1 और 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी दी हुई है 2 और 1, 2 1 2 1। अच्छा, अब ये करो कि यार ये कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया करो इस तरह से ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको। x³ थी तो x³ 2 1 दिया हुआ है ना, 2 का क्यूब, और आंसर क्या था, 3 था ना, -3। 1 का भी क्यूब कर लो यार, 1 का क्यूब, 1 की जो भी पावर लगाओगे ना तो 1 ही आएगा, माइनस प्लस है 4x है ना, 4 लिखा ऐसी, 2 -1, ऐसी लिमिट्स पुट करते थे ना यार, याद आया है या नहीं, कुछ याद आया? आप लोगों की आप तैयारी कर रहे होंगे ना तो इंशाल्लाह आप जो है ना फ़ौरन से क्लिक करेंगे आप। 55/12 आ रहा है आंसर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन शायद ए होगा, चेक कर लेते हैं। नहीं, ऑप्शन बी है आपका आंसर ना, 55/12। देखें हमारा आंसर भी यही आया था, और ये 4 इन्होंने जो है ना वो दूसरी अरेंजमेंट में दिया हुआ है, तो ये आप ऑप्शन बी आपका आंसर है, 47/12, और हमारा आंसर भी क्या आया था, 55/12। अच्छा, ये वाला MCQ रह गया है। अब MCQ नंबर 11, cos 5 3x sin 3x dx। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं ऑप्शन को नहीं देख रहा, मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया, cos 5 3x sin 3x dx, इंटीग्रेशन लेनी है। अब आप ये देखें, cos का किसी चीज़ के ऊपर पावर हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ दिखाता हूँ, x² dx, इंटीग्रेशन कहता है किसी चीज़ के ऊपर पावर आ गई अगर, तो उसकी जो बेस है, सही है, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर आप जो मर्ज़ी करो उसके साथ। x का डेरिवेटिव 1 है, यहाँ 1 मौजूद है भाई, तो मैं क्या कर लूँगा, x³ 2 पावर में 1 ऐड कर दूँगा बस। तो यही चीज़ cos के साथ भी इम्प्लीमेंट होगी। cos 3x की पावर क्या है, 5 है ना, तो cos, ये यूँ लिख लो यार, अपनी आसानी के लिए कर लो, cos 3x की पावर 5, जिस चीज़ के ऊपर पावर आ रही है उसकी बेस लो, cos 3x, इसका डेरिवेटिव चेक करो है या नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। cos 3x का डेरिवेटिव होता है -sin 3x, सही है, माइनस साइन, क्योंकि 3x क्यों, cos 3x है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस अंदर भेज दिया और एक माइनस बाहर रह गया, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा ना यार, तो एक माइनस अंदर भेज दिया, एक बाहर रह गया। अब मैं ले सकता हूँ आराम से, लेकिन अभी भी नहीं ले सकता, क्यों, cos 3x का डेरिवेटिव -sin 3x मौजूद है। अब cos 3x, cos के फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। 3x का डेरिवेटिव 3 तो यहाँ है ही नहीं, 3 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो जो डिवाइड करूँगा वो ये बाहर रह जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करूँगा वो अंदर चला जाएगा, तो 3, सही है। ये 3 लिख दिया मैंने, यहाँ जगह नहीं थी यार, एडजस्ट कर लेना। तो अब मैं ले सकता हूँ, ये हो जाएगा -1/3 cos 3x 5 + 1/5 + 1, cos 3x पावर 6 हो गई है, 5 + 1 6 3 18, और माइनस लगा दो। ऑप्शन ढूंढो ज़रा, अब ऑप्शन ढूंढो आप, -1/18 cos 6 3x + c यानी कांस्टेंट यार लगा सकते हो आप, आपकी मर्जी है। वैसे आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन ऑप्शंस में दिया हुआ है तो आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में एक ऑप्शन ये वाला दे दिया जाए और एक ऑप्शन दिया जाए जिसमें सी हो, तो ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा, सही है।
अ बैग कंटेन्स 2 रेड मार्बल्स एंड 2 येलो मार्बल्स एंड 2 ब्लू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल। ओके, सबसे पहले गिन लो मार्बल्स कितने हैं टोटल। 2 2 2 6 हो गए। टोटल मार्बल्स को नीचे लिख लो। अब सिलेक्ट किसे करना है, सिलेक्ट किसे करना है, रेड मार्बल को ना। तो रेड मार्बल कितने दिए मैं, 2 दिए मैं उस्ताद, तो ये 2 लिख दिया, सही है मैंने। तो 2/6 क्या हो जाएगा, 1/3। आंसर आ गया 1/3। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड एंड ब्लू मार्बल्स, तो टोटल मार्बल पहले अगेन 6 मार्बल हैं, लिख दिए। रेड एंड ब्लू, ये देखो मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। रेड एंड ब्लू, तो रेड कितने हैं 2, ब्लू कितने हैं 2, 4 हो गए टोटल, 4/6 इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना कुछ जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, यानी मैं ये जो है पास सॉल्व करा रहा हूँ, आपकी अगर तैयारी हो गई होगी इंशाल्लाह तो आपको जो है ना बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है ना बहुत स्लो काम करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने तैयारी कर ली अगर आपकी, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर पा रहा हूँ। फॉर अ ट्राइंगल ABC गिवन A B C एंड बीटा और अल्फ़ा मालूम करना है। लॉ ऑफ साइन पता है आपको, साइन अल्फ़ा अपॉन A इक्वल टू साइन बीटा अपॉन B इक्वल टू साइन गामा अपॉन C, ये B होता है, सॉरी ये C, बीटा का अपॉन B। तो हमें सिर्फ A भी दिया हुआ है, B दिया हुआ है, बीटा की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है सिर्फ साइन अल्फ़ा ऐसे लिखा मैंने। A क्या है 10, साइन बीटा क्या दिया हुआ है 30, B क्या दिया हुआ है 15। बस ये निकाल लो ना यार। आप क्या करोगे, साइन इन्वर्स 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिवाइडेड बाय 15, तो ये तो आ गया साइन इन्वर्स करके 19.47 आ रहा है। तो साइन इन्वर्स 1/3 यही होता है, देखा यही होता है। तो इन्होंने ये वाला ऑप्शन है आपका, यानी इन्होंने एंगल निकाला हुआ नहीं था, बस ये इन्होंने ये फॉर्म लिखी थी साइन इन्वर्स 1/3। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स आपको। तो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, दिस पास्ट पेपर 2017 जितना अभी तक सॉल्व किया, तो आप इजीली रिलैक्स होकर आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग के शायद सेकंड MCQ जो है ना वो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगा, तो शायद आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैंने कोशिश यही की थी कि आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। देख लें ये वाला, और रिमाइंडर वाले में मेरे को ऐसा लगा कि आपको शायद समझ में नहीं आया ना, तो मुझे ऐसा लगा है यार, अगर मैं कोशिश करूँगा इसी MCQs को ना मैं एक नेक्स्ट वीडियो में भी लूँ। हम 2018 का भी पास पेपर सॉल्व करेंगे, 19 का भी, लेकिन 17 का पहले कंप्लीट कर लेना है इंशाल्लाह। तो ये ज़्यादा आसान ही थे, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था MCQs, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। इक्वेशन वाला मैंने ये समझाने की कोशिश की है, इसमें छोटी ट्रिक दे देते हैं NED वाले ना, ये इस तरह से, इस तरह ये वाली, ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था। तो बाकी तो सब ईजी था। मुझे ऐसा लगा यार, मुझे अफसोस हो रहा है सेकंड MCQs ना शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो गाइज़ अगेन आपको अपना भाई बहन समझ के पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो, कोई MCQs ना समझ जाओ, आप वीडियो में कमेंट करें, मैं समझाऊँगा, सही है। आई एम रेडी, मैं हूँ इस काम के लिए। मैं आप जब एक चीज़ करने बैठा हूँ तो मैं इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी कंप्लीट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, कोई एक MCQs भी समझ में आया ना, तो यार प्लीज़ अपना हक अदा कर दो, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।